बायोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्वस ह्यूमर एंड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह आईओपी सुनने को मिलेगा, एक्वस ह्यूमर सुनने को मिलेगा। ये क्या होते हैं, कैसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बनता है, क्या फंक्शन होता है, कैसा कंटेंट होता है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है एक तरीके से, ध्यान रखिएगा। सो एक्वस ह्यूमर बेसिकली आई फिल्ड विद इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। आईज जो है वो इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड से भरी हुई होती है। दिस इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड मेंटेन्ड सफिशिएंट प्रेशर इन आई बॉल टू कीप इट डिस्टेंडेड। और ये इंट्रा ऑक्यूलर जो फ्लूइड है ये एक सफिशिएंट प्रेशर मेंटेन करके रखता है जिससे आई जो है वो अपनी डिस्टेंडेड पोजीशन में मेंटेन रहे। टू पोर्शंस ऑफ फ्लूइड, इस फ्लूइड के दो पोर्शंस होते हैं। पहला होता है एक्वस ह्यूमर, दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये रहा है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर आगे की तरफ, विट्रस ह्यूमर पोस्टीरियर तरफ, पीछे की तरफ आई बॉल में। इसके साथ में इसमें दिखाया गया है कि इनका ड्रेनेज कहाँ कहाँ से होते हुआ जाता है, वो हम डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताते जाएंगे। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या होता है, देखिए एक्वस ह्यूमर लाइज इन फ्रंट ऑफ लेंस, बिल्कुल दिस इज़ द लेंस, और लेंस के फ्रंट में जो है दैट इज़ एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस और रेटिना के बीच में, तो दैट इज़ फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर। लाइज इन बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड रेटिना। एक्वस ह्यूमर जो है इसकी बात करते हैं, फ्री फ्लोइंग फ्लूइड होता है। इट इज़ कंटिन्यू बीइंग फॉर्म्ड एंड रीअब्जॉर्ब। ये बनता रहता है, फॉर्म होता रहता है और रीअब्जॉर्ब होता रहता है कंटिन्यूसली। और इसके साथ ही ये बैलेंस बना के रखता है बिटवीन द फॉर्मेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, रेगुलेट टोटल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। इसके बनने यानी फॉर्म होने और इसके रीअब्जॉर्ब होने के जो प्रोसेस है, इसमें रेगुलेशन मेंटेन रहता है, जिससे फ्लूइड की जो टोटल वॉल्यूम है और फ्लूइड का जो प्रेशर है, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। अब हम बात करें अगर विट्रस ह्यूमर की, सो लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड रेटिना, ऑल्सो कॉल्ड विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी भी इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विट्रस ह्यूमर को विट्रस बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, इट इज़ अ जेलेटिनस मास हेल्ड टुगेदर बाय अ फाइन fibrillary network and primarily it is composed of elongated proteoglycan molecules। तो एक्वस ह्यूमर क्या था, फ्री फ्लो फ्लूइड था, और ये एक जिलेटिनस मास है फ्लूइड जो पर्टिकुलर बना हुआ है इलोंगेटेड प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स का, और ये फ्रेश एक नेटवर्क बनाता है फाइन फाइब्रिल्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है। वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस कैन डिफ्यूज स्लोली, और चूँकि ये जिलेटिनस मास है इसीलिए वाटर और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर ये स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं विट्रस ह्यूमर में, एंड देयर इज़ लिटिल फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में पर्टिकुलरली, जो आज का हमारा टॉपिक है। एक्वस ह्यूमर फॉर्म्ड इन द आई बाय सिलियरी बॉडी। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना कि कहाँ से फॉर्म होता है एक्वस ह्यूमर, सिलियरी बॉडी से। एवरेज रेट कितनी होती है, 2 से 3 माइक्रोलीटर ईच मिनट, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो ये क्लियर वाटरी फ्लूइड है, फिलिंग एंटीरियर चैम्बर 0.25 ml एंड पोस्टीरियर चैम्बर 0.06 ml ऑफ आई बॉल। तो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर कौन से होते हैं, देखिए ये आगे वाला जो है दिस इज़ एंटीरियर, दिस इज़ पोस्टीरियर, ठीक है। तो दोनों जगह प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, एंटीरियर चैम्बर में 0.25 ml और पोस्टीरियर में 0.06 ml, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.336। ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। कंपोजिशन की बात करें, प्लाज्मा के ही सिमिलर होता है,
ब्लड में जो फर्स्ट चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, उसमें आपने प्लाज्मा का जो कंपोजिशन पढ़ा सेम एज इट इज़ ऑफ एक्वस ह्यूमर के जैसे ही है, लेकिन एक्वस ह्यूमर में कुछ चेंजेस हैं प्लाज्मा के कंपोजिशन को लेकर, वो हमें याद रखने होंगे। एक्सेप्ट प्रोटीन यानी कॉलॉइड कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट है 5 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, प्लाज्मा में कितना होता है 6 to 7 मिलीग्राम ग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो ये मिलीग्राम में है, ये ग्राम में है, ठीक है। और यानी प्रोटीन कंटेंट कम है। कम क्यों है? बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो लेस अमाउंट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, इतना ही अमाउंट प्रोटीन को ये फिल्टर करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्कॉर्बेट, पायरूवेट एंड लैक्टेट। इसके अलावा प्लाज्मा के कंपैरिजन में एस्कॉर्बेट, पायरूवेट और लैक्टेट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन की बात करें तो डेरिवाइड फ्रॉम प्लाज्मा, प्लाज्मा से डेरिवाइड होता है विद कैपिलरी नेटवर्क ऑफ सिलियरी प्रोसेस। प्रोडक्शन रेट 2 to 3 माइक्रोलीटर पर लीटर। मैकेनिज्म किसके थ्रू कैसे फॉर्म होगा? वाया द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सीक्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है कैपिलरी नेटवर्क ऑफ सिलेरी प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है। जो भी चीज़ें छाननी होती हैं, फिल्टर होनी होती हैं, वो फिल्टर होके आगे जाके एक्वस ह्यूमर को फॉर्म करती हैं, ठीक है। ड्रेनेज की बात करें, अब ये फॉर्म हो गया तो ये आगे जाएगा कहाँ? तो देखिए सिलेरी प्रोसेस से ये फॉर्म हुआ एक्वस इन पोस्टीरियर चैम्बर थ्रू प्यूपल एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। एंटीरियर चैम्बर से इसमें निकलने के दो रास्ते होते हैं इसके आगे फ्लो करने के। पहला होता है ट्रैबिक्यूलर मैशवर्क, दूसरा होता है सिलेरी बॉडी के थ्रू। ट्रैबिक्यूलर मैशवर्क ये ओपन करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जस्ट कैनाल के बाहर। तो सेलम्स कैनाल जो है इसका मेन आउटफ्लो डोर है, यहाँ से कलेक्टर चैनल्स में जाता है और कलेक्टर चैनल से ये एपिस्क्लेरल वेन्स में चला जाता है। ये जो नेटवर्क है जिसके थ्रू जो एक्वस ह्यूमर है ट्रैबिक्यूलर मैशवर्क से होता हुआ वेन्स में पहुंचता है, स्पेशली एपिस्क्लेरल वेन्स में, ये तकरीबन 90% फ्लो होता है इसके थ्रू। इसे बोलते हैं ट्रैबिक्यूलर कन्वेंशनल आउटफ्लो, ठीक है। ट्रैबिक्यूलर या कन्वेंशनल आउटफ्लो, 90% एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो इसी रूट से होता है। दूसरा फ्लो होता है सिलेरी बॉडी के थ्रू, सुप्रा कॉरॉइडल स्पेस में पहुंचता है और वहाँ से विनस सर्कुलेशन ऑफ सिलेरी बॉडी कॉरॉइड और स्क्लेरा में चला जाता है। इस तरीके का जो सिक्रेशन होता है आउटफ्लो वो 10% कंज्यूम करता है। इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं? अनकन्वेंशनल आउटफ्लो या यूवी स्क्लेरल। तो ये इसका आउटफ्लो हुआ। तो पहले हमने मैकेनिज्म पढ़ी कि फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा हमने देखा कंपोजिशन कैसा होता है, तीसरा हमने देखा ड्रेनेज कैसा होता है। तो ये अपने आप में एक्वस ह्यूमर का पूरा क्वेश्चन कवर करता है। लेकिन इसके साथ में हम थोड़ा सा टॉपिक लेंगे इंट्राओकुलर प्रेशर का। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट जैसे ग्लूकोमा की बात करें तो उसमें कई बार 50% केसेस में आईओपी जो है वो रेज रहता है। बाकी ग्लूकोमा के अदर कारण भी हो सकते हैं, लेकिन 50% केसेस में आईओपी जो है 40 to 50% केसेस में आईओपी जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है? देखिए, प्रेशर रेफर्स इट एक्सर्टेड बाय इंट्राओक्यूलर फ्लूइड ऑन द कोर्ट्स ऑफ आई बॉल। तो जो इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है उसके थ्रू जो आई बॉल के कोर्ट्स हैं उस पर जो प्रेशर लगाया जाता है, ये प्रेशर है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। नॉर्मली ये वेरीज करता है बिटवीन 12 to 20 mmHg और इसकी जो मीन वैल्यू रहती है 16 ± 2.5 mmHg। ये MCQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ आईओपी मेंटेन्ड बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन, किस तरीके से मेंटेन रहता है इसका नॉर्मल आईओपी प्रेशर? फॉर्मेशन एंड आउटफ्लो में बैलेंस ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन और एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो आईओपी को मेंटेन करता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है एज। मीन आईओपी इंक्रीज विद एज आफ्टर 40 ईयर्स और ड्यू टू रिड्यूस्ड फैसिलिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो।
तो या तो एज के हिसाब से आईओपी इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ड्यू टू या तो फिर आउटफ्लो में कहीं भी ऑब्लिटरेशन आ जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है आउटफ्लो। दूसरा आता है ब्लड प्रेशर का फैक्टर। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी उन लोगों में प्रिवलेंस ऑफ ग्लूकोमा इज़ मार्जिनली मोर इन हाइपरटेंसिव्स दैन नॉर्मोटेंसिव्स। यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंसिव होते हैं जो, उनमें ग्लूकोमा के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तीसरा आता है डायरोनल वेरिएशन ऑफ आईओपी, यानी रात और दिन के चक्र के साथ ही इसके प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीमेंट देखा जाता है। टेंडेंसी क्या देखी जाती है कि हाई ओपी इन मॉर्निंग एंड लो आईओपी इन इवनिंग। ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सो ड्यू टू डायरोनल वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्लाज्मा कॉर्टिसोल, और ये हाई इन मॉर्निंग एंड लो इन इवनिंग क्यों होता है? क्योंकि इसी हिसाब से प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल जो है बढ़ता है या घटता है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आईओपी भी मॉर्निंग में बढ़ता है और आईओपी इवनिंग में कम होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नॉर्मल आइज़ हैव स्मॉलर फ्लक्चुएशन। जो नॉर्मल आइज़ होती हैं उनमें जो आईओपी का बढ़ना या घटना बहुत स्मॉलर लेवल पे ही होता है, लेकिन जो ग्लूकोमेटस आई होती है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिख दी थी पहले, तो ग्लूकोमेटस आइज़ के कंपैरिजन में इनमें फ्लक्चुएशन नॉर्मल में कम देखने को मिलता है, जबकि ग्लूकोमेटस आइज़ में फ्लक्चुएशन जो है आईओपी में ज़्यादा देखने को मिलता है। चौथा इसमें फैक्टर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। अगर प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है किसी भी वजह से, जैसे इंट्रावेनियसली अगर मैग्नीटॉल दिया जाए या कोई ओरल ग्लिसरॉल ले या यूरेमिक पेशेंट हो, देन दे आर एसोसिएटेड विद फॉल इन आईओपी। यानी जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होता है, और जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम होती है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। ये वाइस वर्सा है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्वस ह्यूमर एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू और शॉर्ट नोट अगर आए तो आई होप आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप अपने भी कमेंट्स मेंशन करके भेजें। किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अगर आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो मुझे टॉपिक्स मेंशन करके भेजें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।